हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन आपके स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आप-बहु नियम का, जिसके जरिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे थे, उसका सेकेंड पार्ट और फाइनल पार्ट। इसमें जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं यानी कि अपवाद होते हैं उनको पढ़ेंगे। और मैंने एक चीज़ जो बताई थी कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते थे तो वो त्याग देता था और प्लस आयन बना करके धातु कहलाता था। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते थे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता था और अधातु कहलाता था। मैंने कहा था अगर 4 होंगे तो क्या करेगा, चलिए सीखते हैं। अगर 4 होते तो क्या करेगा। अगर कल वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लोगों से सब्सक्राइब करवा दें, लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिले। कहते हैं कि आप लोगों ने बचपन में एक खेल खेला होगा, टायर घुमाने वाला। एक बार टायर को ठोकर देने से वो वहां अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन बार बार जब ठोकर देते थे उसी मंजिल पर पहुंच जाता था। उसी तरह अगर निरंतर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो एक ना एक दिन मंजिल को पा जाएंगे, लेकिन एक दिन पढ़ाई करने से मंजिल को नहीं पा पाएंगे। तो उस मंजिल को पाने के लिए हमको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो उसी लगन के साथ, उसी जोश के साथ हम लोग हमेशा से एक नए युवक की तरह एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आप लोग को बताया था आप-बहु नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अब आगे इसमें क्या होता है उसको सीखते हैं। देखिए, जैसे हम लोग ले रहे हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और सीखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। तो आप लोगों के पास चार्ट तो कल वाला बना रखा होगा, अगर नहीं याद हुआ है वो चार्ट अपने सामने आप लोग रख लें और क्लास को हम लोग के साथ आगे बढ़ाएं। देखिए, हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2 2s2 2p2। क्या बताया था? जिनकी मुख्य क्वांटम संख्याएं समान होती हैं वो एक कक्षा के कहलाते हैं। तो ये इसकी हो गई पहली कक्षा, ये इसकी हो गई दूसरी कक्षा। चीजें समझ में आई? अब इसका परमाणु मॉडल बनाते हैं, फिर आगे बात क्या होती है उसको करते हैं। बीच में नाभिक, नाभिक पर हो गया प्लस चार्ज। ये हो गई इसकी पहली कक्षा, ये हो गई इसकी दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। दूसरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। मैंने लिखवा रखा है आपको कॉपी पे कि बाह्यतम कक्षा में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नैया बीच मझधार में फंस गई, ना त्याग करेगा ना लूज गेन करेगा, मतलब ना लूज करेगा ना गेन करेगा। अब कैसे क्या होता है उन चीजों को समझते हैं कि क्या त्यागेगा कि क्या गेन करेगा। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? चलो उन चीजों पे अब हम लोग ध्यान देते हैं। तो क्या हुआ, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। आप सभी को बताया गया है कि किसी भी उदासीन तत्व के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 ही प्रोटॉन होंगे कि नहीं होंगे? प्रोटॉन पर है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, और प्लस माइनस एक दूसरे को हमेशा से क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आप सभी को पता है, ठीक? तो क्या होगा, अब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्थायी हो जाएगा। फिर आपने कहा नहीं सर जी, हमको नहीं ऐसे समझना है, हमको ये बताइए ग्रहण ही क्यों करेगा, लूज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर लूज करेगा तभी तो अपने को समझ में आएगा कि लूज करेगा क्यों करेगा या गेन करेगा क्यों करेगा। लूज करके दिखवाते हैं, अगर लूज कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो गेन तो करेगा ही करेगा, और विद रीजन कि लूज ही क्यों करेगा। जस्ट सपोज आपने इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए। अब इसके पास प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब बताओ बेटा, ये 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन। ये 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉनों को इतनी तेजी से आकर्षित करने लगेंगे कि इसमें से ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि आपने ये सोच रखा था कि ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसकी ये कक्षा खत्म हो जाएगी, ये कक्षा बचेगी और ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन आपकी बातों पे तो पानी फिर गया ना, बीच मझधार में फंस गए। फिर आए आप गुरु जी के पास कि आप सही बोल रहे थे कि लूज नहीं करेगा। अब लूज ना करने का रीजन समझो, क्योंकि कक्षा छोटी है, नाभिक से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी कम है। जब नाभिक से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी कम है तो इस पर नाभिकीय आवेश ज्यादा लगेगा कि नहीं? आकर्षण बल प्रोटॉनों का इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा लगेगा कि नहीं? इतना ज्यादा लगेगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा तो दो से ज्यादा तो लूज ही नहीं कर सकता। जब लूज नहीं कर सकता तो स्थायी नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या करेगा ये? दो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में थे। अब ये लूज ना करके क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेगा। चीजें समझ में आई? लूज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आकार छोटा। लूज 2 से ज्यादा करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? आकर्षण बल ज्यादा लग जाएगा। और आपने सोचा था 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्थायी होगा, 4 तो किए नहीं। तो ये क्या कर सकता है? 4 गेन तो कर सकता है जब लूज नहीं कर सकता है। समझ में आया? अब जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो क्या हो गया? इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ी नहीं, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहे? सेम रहे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। अब प्लस का 6 है और माइनस का 10 है। प्लस के 6 में से माइनस का 10 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा ना। तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? -4 आयन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब कार्बन के ऊपर -4 आयन आ गया तो ये क्या होगा? अधातु होगा। जाहिर सी बात है, कार्बन क्या होता है? अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। तो समझ में आया? अगर बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेगा? अगर बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके -4 आयन बनाएगा और नॉन मेटल कहलाएगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम बढ़िया कायदे से समझ में आ रहा होगा। अब 2 ही दिन तक ये पढ़ना है, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। इंटर की और हाई स्कूल की दोनों साथ में पढ़ेंगे हम लोग। एक दिन इंटर की पढ़ेगी, एक दिन हाई स्कूल की पढ़ेगी, ताकि किसी भी बच्चे का मेरे द्वारा नुकसान ना किया जाए और आप लोग प्रॉपर पढ़ते रहें। तो ये आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले ले तो बढ़िया रहेगा कि नोट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, अब एक्सेप्शन पढ़ते हैं, अपवाद पढ़ते हैं। क्या अपवाद था जाने? चलो जानते हैं। आज पूरा इसको फिनिश करके जाएंगे चाहे जितना टाइम लगे। देखिए, मैंने आप लोग को बता रखा था जो डी होता है, डी अपने पास 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? इसका रीजन समझेंगे, फिर आगे की पढ़ाई को जारी रखेंगे। और क्या? तो इसको समझने के लिए हमको कोई ना कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा, कोई ना कोई तत्व लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो तत्व लिया है उस तत्व का क्या नाम है? उस तत्व का नाम है क्रोमियम, जो कितने पर होता है? 24 पे होता है। ले लिया। Cr कितने पे होता है? 24 पे होता है। फिर क्या किया आपने? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करोगे, क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन फिर मेरी बात याद आ गई आपको। मेरी बात क्या याद आ गई? मेरी बात ये याद आ गई कि डी आपने बताया था डी अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन रखता नहीं है ना। अब क्यों नहीं रखता है इसका रीजन समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, जो sp-df उपकोष होते हैं, क्या sp-df उपकोष होते हैं, इनके पास जितने जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधे इसके पास क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल का मतलब कक्षा, इंग्लिश में ऑर्बिटाइल बोलते हैं। अब देखो, s अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन रखता था? 2। ऑर्बिटाइल कितना होगा? 1। p अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन रखता था? 6। ऑर्बिटाइल कितना होगा? 3। d अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन रखता था? 10। ऑर्बिटाइल कितना होगा? 5। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक। f अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन रखता था? 14। जब 14 इलेक्ट्रॉन रखता था तो ऑर्बिटाइल कितना होगा इसके पास? 7। 1 2 3 4 5
7। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, समझ में आ गया? इतने इतने ऑर्बिटाइल उसके पास होते हैं। अब होता क्या है बेटा, हर एक ऑर्बिटल अपने पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, जिसको एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन बोलते हो। एक युग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, इनके मैं नाम लिखे दे रहा हूं। एक क्या रखता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और एक क्या रखता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के जोड़े को इलेक्ट्रॉन युग्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो आपका ये इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है, इसे इलेक्ट्रॉन युग्म हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या होता है? हर एक ऑर्बिटल में एक अयुग्मित एक युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फिर आपने यहां पे देखा डी ऑर्बिटल। डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। और डी के पास ऑर्बिटल कितने होते हैं? डी के पास ऑर्बिटल कितने होते हैं? डी के पास ऑर्बिटल होते हैं 5। आपने लिखा यहां पे डी के पास ऑर्बिटल बनाए 5। 1 2 3 4 5 हो गया। फिर बेटा एक हुंड का नियम है, उन्होंने ये बोला था जब तक सभी ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाता है तब तक हम लोग किसी भी ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ नहीं करते हैं। यह हुंड ने बताया था। डिफरेंस लिख लो, हुंड का नियम। क्या लिखोगे? हुंड का नियम। ये हालांकि फर्स्ट ईयर में है लेकिन पढ़ लेंगे क्योंकि हम लोग 9 से 12 के बेस पढ़ रहे हैं। देखिए हुंड का नियम, इनके नियमानुसार जब तक सभी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते हैं तब तक युग्मित इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ नहीं करते हैं। लिख गया? अब आपने देखा डी के पास कितना और इलेक्ट्रॉन है? डी के पास है 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। अब सभी ऑर्बिटल में सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरना है। जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरेगा नहीं तब तक युग्मित इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आपने क्या किया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किया। 1 2 3 4। डी के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, आपने भर दिया, है ना? अब डी को कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो अपने को अर्धस्थायी कर लेगा कि नहीं कर लेगा? इस दुनिया में बच्चा हर कोई चाहता है अपने आप को स्थायी करना, चाहता है कि नहीं? स्थायी करने होने का मतलब स्टेबल होना, कि मुझे ये ना करना पड़े, ये ना करना पड़े, बाकी नौकर चाकर लगे रहें, उसको बोलते हैं स्टेबल, स्थायी होना। तो यहां पे आपने देखा कि डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 ही इलेक्ट्रॉन है। और स्थायी होने के लिए, अर्धस्थायी होने के लिए, हाफ स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तो ये अपने आप को क्या कर लेगा बेटा? हाफ स्टेबल कर लेगा। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा कौन? देखो, इलेक्ट्रॉन वही देगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? मैंने पिछली क्लास में बताया था, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ी उसकी क्या एनर्जी ज्यादा। देखो ये 3 है, ये कितना है? 4। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसी की तो बड़ी है और इसके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब महत्तम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ही तो कुछ पुण्य करे। पुण्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग ही रहा है, 1 त्याग देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तब जो इसका नया कॉन्फ़िगरेशन होता है, नया कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाता है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। देखो क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? 1 इलेक्ट्रॉन इसने डी को दे दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने डी को दे दिया तो बेचारा डी का काम पूरा हो गया कि नहीं? डी ने अपने आप को क्या कर लिया? स्टेबल कर लिया कि नहीं कर लिया? डी ने अपने आप को कैसे से स्टेबल कर लिया ना। तो रीजन समझ में आया कि जो डी होता है वो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रखता है? क्योंकि उसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो किसी ना किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाता है। अब मान के चलो कि क्रोमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ना लूज किए होते। जब क्रोमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ना लूज किए होते, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ना दिया होता डी को। अगर क्रोमियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डी को ना दिया होता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करता कि नहीं लूज करता? जब क्रोमियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो क्रोमियम के ऊपर कितना आयन आता? Cr+2 आयन आता कि नहीं? क्योंकि महत्तम कक्षा यही है।
और यहां पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Cr+1 आयन आ जाएगा ना। इस टाइप से कॉपर जो होता है वो दो प्रकार के आयन प्रदर्शित करता है, 1+2 1+1। चीजें समझ में आई? ये 4 वाला रीजन समझ में आया कि नहीं आया, कि 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रखता है। अब हम लोग सीखेंगे कि 9 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रखता है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डी अपने पास 9 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रखता है। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें है जिसमें अपना मेथड अलग लगता है, उन मेथड्स को समझेंगे फिर आगे काम करेंगे। ओके डन, ठीक। देखिए अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कॉपर का। कॉपर होता है 29 पर, कितने पर होता है, 29 पर। आपने लिखा यहां पे कॉपर और लिखा 29। अब अपने को 19 इलेक्ट्रॉनों का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आपने स्टार्ट किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। फिर वही फंडा आ गया कि नहीं, आपने 3d9 तो कर दिया, क्या कर दिया, 3d9 तो कर दिया, लेकिन आप लोगों को बता रखा है कि जो d होता है अपने पास 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है, इसका रीजन फिर से हम लोग समझते हैं। देखिए d के पास क्या ऑर्बिटाइल होते हैं, 5 आपने बनाए, 1 2 3 4 5। d के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 9 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ, हुंड के नियम के अनुसार सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्या भरेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो आपने भरना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब यह है अगर डी को कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या बोला मैंने, अगर डी को कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपने आप को कंप्लीट स्टेबल कर लेगा बेटा। कंप्लीट स्टेबल कहने का मतलब है पूर्ण स्थायी कर लेगा। और इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या बड़ी, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा। तो जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब देखो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन डी को दिया है तो डी यहां पे क्या हो गया, कंप्लीट स्टेबल हो गया। समझ में आई कि नहीं चीजें। अब देखो आगे क्या होता है, आगे होता यह है, मान के चलो अगर कॉपर ने डी को इलेक्ट्रॉन नहीं दिए होते तो कॉपर के ऊपर कितना आयन आता, यहां पे लिखे दे रहा हूं, अगर कॉपर ने डी को इलेक्ट्रॉन दिए नहीं होते तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता और कॉपर के ऊपर कितना आ जाता, +2 आयन आ जाता। अब यहां पे कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो कॉपर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कॉपर के ऊपर क्या आएगा, +1 आयन आएगा। इस टाइप से कॉपर भी दो प्रकार के प्लस आयन बनाता है, एक +2 आयन बनाता है, एक +1 आयन बनाता है। फिर क्या होगा, जब कॉपर यहां पे +2 आयन बना रहा है तो उसको, जब भी कॉपर +2 आयन बनाए तो इसको पढ़ा जाता है क्यूप्रिक। जब कॉपर +1 आयन बनाता है तो उसको क्या पढ़ा जाता है, क्यूप्रस। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जरूरी याद रखें कि क्यूप्रिक कब कहलाता है और क्यूप्रस कब कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को बकायदा एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ना समझने वाली है। हर एक चीज जीरो से समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज अपने बाजू वाले को शेयर जरूर करें। मैं बोर्ड से साइड में हुए जा रहा हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये डी का जो अपवाद है वो समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या बोला था, अब कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होते हैं जिनको हमको समझना बहुत आवश्यक है। अब कौन से वो कॉन्फ़िगरेशन है, इस पे ध्यान दिया जाए। जैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं आयरन का,
किसका करने जा रहे हैं? आयरन का। अब बोर्ड पे देखें और समझें, क्योंकि इनमें कहीं ना कोई मेथड जरूर लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयरन होता है 26 पर। किस पे होता है? 26 पर। आपने लिखा Fe26। आयरन को वैसे तो फेरम भी बोला जाता है, लेटिन भाषा, इसका लेटिन भाषा में क्या नाम होता है? फेरम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। आपने देखा कि आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में? बाह्यतम कक्षा बार बार ना बतानी पड़े, बाह्यतम कक्षा वही कहलाती है जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ी होती है। तो आपने इसमें छाटा सबसे बड़ी प्रिंसिपल नंबर किसकी है? इसकी है, एस की। जब इसकी प्रिंसिपल नंबर सबसे ज्यादा बड़ी है तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भाई। जब आयरन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयरन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? +2 आयन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। समझ में आई? आयरन यहां पे कितना आयन बनाएगा बेटा? +2 आयन बनाएगा। उसके बाद फिर देखा डी वाला लोचा। डी देखो, डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? डी के पास पहले ऑर्बिटल बनाओ। डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। आपने फिल किए 1 2 3 4 5 6। अगर डी भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो डी भी तो अपने आप को हाफ स्टेबल कर लेगा कि नहीं कर लेगा? समझ में आई कि नहीं आई चीजें? अब तो डी क्या करेगा भाई? डी भी तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एस ने पहले से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, अब डी भी 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो गए? 3। तो इस टाइप से जो आयरन होता है वो भी कितने टाइप के आयन बनाता है? आयरन भी 2 टाइप के आयन बनाता है, एक +2 बनाता है, एक +3 बनाता है। जब आयरन +2 आयन बनाता है तब इसको पढ़ा जाता है बेटा फेरस। जब आयरन +3 आयन बनाता है तब उसको पढ़ा जाता है फेरिक। देखिए कितना अच्छा फंडा समझ में आ गया। क्योंकि लोग बता देते हैं सिर्फ आयरन क्या रखता है, 2 टाइप के आयन बनाता है, +2 बनाता है, +3 बनाता है। भाई हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि आयरन ये 2 टाइप के आयन बनाता कैसे है। इसका रीजन जब तक हम लोग को नहीं पता रहेगा तब तक चीजें अपने को समझ में आने वाली नहीं है। इसका भी क्या करेंगे आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2-3 चीजें मैंने बोला था ना, एक स्पेशल चीजें पढ़ेंगे। देखो एक ये स्पेशल हो गया कि आयरन 2 टाइप के आयन कैसे बनाता है। अब हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? स्कैडियम का। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहे हैं? स्कैडियम का। और उसको देखेंगे कैसे क्या होने वाला है। देखिए स्कैडियम कितने पे होता है? स्कैडियम होता है 20 कितने पे होता है? 21 पर भाई। हाँ, स्कैडियम का सिंबल SC और लिखोगे 21। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट। कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या 3d1। ठीक। अब इसके लिए अपने को मॉडल बनाना पड़ेगा, वो परमाणु मॉडल जो मैंने गोल वाला बनवाया था ना, और जिसपे बनाता रहता था कल वाली क्लास में, मतलब लास्ट वाली क्लास में, तो वैसा इसमें भी करना रहेगा। अब कैसे करना रहेगा इस चीज को समझते हैं। जिनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, वो सेम सेल की, तो ये क्या कहलाएगी? पहली सेल। ये होगी दूसरी सेल। तीसरी सेल में देखो 3 3 यहां पर है और ये यहां पे है, तो ये क्या हो गई? तीसरी सेल, है ना। और ये क्या कहलाएगी? आपकी 4th सेल। ठीक, मॉडल बनाते हैं, फिर आगे क्या काम होता है, कैसे क्या होता है, इसको सीखते हैं। बनाई पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। पहली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, भर दिया। दूसरी में कितना है? 8, भर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखा तीसरी में कितना है? 2 6 8 1 9, भर दिया। 1 2 3 4 5 6 7
8 9, और लास्ट वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, सॉरी हाँ एक ही तो रहेगा ना, नहीं 2। लास्ट वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, क्योंकि 4 कितना रख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा है कि नहीं रख रहा है? ठीक। आपके दिमाग में आएगा सर इसका तो फंडा साफ ही है। क्या फंडा साफ है? क्योंकि इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये तो स्टेबल हो गया। आपने सोचा, सही सोचा आपने सोचा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। जहां तक आपका दिमाग जा रहा है वहां तक तो ये सही है, लेकिन फिर आपको ये भी तो देखना है कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है। कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसके अंदर वाली सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। फिर आपने देखा इसके आउटर मोस्ट सेल में तो आपने भर के 9 बने हैं इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन पहले से लूज कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से लूज कर चुका है कि नहीं लूज कर चुका है? जब 2 इलेक्ट्रॉन ये पहले से लूज कर चुका है, फिर देखा इसके बाद हम कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन है। भैया जब वो 2 लूज कर सकता है तो ये भी तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो इस टाइप से स्काइडियम ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? इस टाइप से जो स्काइडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो किए टोटल 3, और जब 3 लूज किए तो इसके ऊपर कौन सा आयन आएगा? +3 आयन आएगा। चीजें समझ में आई कि नहीं? हाँ, मेहनत कर रहा हूं भाई, मेहनत का मुझे नतीजा भी दिखना चाहिए। मेहनत का नतीजा आप ही लोग हो। वीडियो को शेयर करें, कुछ आशीर्वाद हमें भी दें, बाकी हमारी मेहनत तो आपको मिल ही रही है। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको समझने के बाद हम लोग फिर आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहे हैं ऑर्गन का, जो कितने पर होता है? ऑर्गन होता है 18 पर, उसका कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं ऑर्गन कितने पर होता है? 18 पर। स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल स्टार्ट करें। कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं ऑर्गन का। देखिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कर दिया। फिर ये क्या हुई? इसकी पहली सेल हुई, ये दूसरी सेल हुई, ये तीसरी सेल हुई। टोटल क्या सेल बन गई? 3 सेल बन गई। आपने बनाया फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। तीसरे में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। आप लोगों ने पढ़ रखा है किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 8। इसके आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन है? 8। जब इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा। जब भी कोई एलिमेंट ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना गेन करता है तो उसके ऊपर कोई आयन नहीं आता है। जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई आयन नहीं आता है तो वो उदासीन होता है, जिसका नाम होता है अक्रिय। और अक्रिय कौन से तत्व होते हैं? जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब मगज में चढ़ा कि ऑर्गन रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है और ये अक्रिय क्यों कहलाते हैं? अक्रिय इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई आयन नहीं होता है। और आयन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनकी कक्षाएं, जो बाह्यतम कक्षाएं होती हैं, पूरी तरह भरी हुई होती हैं। जब बाह्यतम कक्षाएं पूरी तरह भरी हुई हैं तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन में कभी कोई एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है बेटा। रिएक्शन में ऑलवेज जो पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं उसके आयन। जैसे मैं बोल दूं आपके पास सोडियम लिखा है और सोडियम का प्लस आयन लिखा है, इन दोनों में से रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? इन दोनों में से सोडियम नहीं पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, जो सोडियम का आयन होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब आयनित सोडियम अभिक्रिया में भाग लेता है। समझ में आई चीजें कि नहीं आई? कि अभिक्रिया में भाग लेने के लिए किसकी जरूरत होगी? आयन की जरूरत होगी। और जो अक्रिय तत्व होते हैं उनके ऊपर कोई आयन नहीं होता, तभी वो अक्रिय कहलाते हैं, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। कंप्लीट तो फुलफिल है। ये लास्ट टॉपिक था आज का। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे उसकी छोटी सी झलकी ले लेते हैं। कल हम लोग सीखेंगे यौगिक बनाना।
हाउ टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब कैसे बनाएंगे, जैसे आप रुको एक झलकी में दे देता हूं। जैसे लिखा होता है H2O, तो ये 2 कहां से आ गया, ये सीखना है अपने को। जैसे हम लोग लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये 2 कहां से आ गया। इन सभी चीजों को सीखेंगे, यौगिक बनाना सीखेंगे। मैं एकदम बेस से आपको लेकर जा रहा हूं, मंजिल तक, ऊपर तक पहुंचाऊंगा। फाउंडेशन बैच समझ ले, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आपको भी करनी होगी। उम्मीद है आपको सभी चीजें समझ में आ रही हों और आ रही होंगी। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी 100% निभा रहा हूं। तो आप भी चूके ना 100% अपनी जिम्मेदारी निभाएं और कल की क्लास मिस ना करें, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं यौगिक कैसे बनाते हैं और उससे क्या सीखेंगे। भाई 25% केमिस्ट्री तो मैंने आपकी यहीं पे ऐसे ही कंप्लीट करवा दी। भाई कोई भी तत्व धातु होता है या धातु, कितने आयन होते हैं, अब क्रिया में भाग लेगा कि नहीं लेगा, त्यागेगा कि ग्रहण करेगा, सब सिखाया गया ना। तो कल सिखाया जाएगा यौगिक कैसे बनाए जाएंगे, और यौगिक बनाए जाएंगे इसका मतलब उस यौगिक के बारे में कुछ ना कुछ बताया भी जाएगा, ताकि अभी से कुछ ना कुछ सीखते चलें। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चैप्टर वाइज, तब आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। समझ में आ रही है चीजें। इसीलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।